अच्छा, डीसी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट करंट का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज कांस्टेंट डायरेक्शन होती है ना, और अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस पेरियोडिकली, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंजेस पेरियोडिकली। और क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, डायरेक्ट करंट को ना हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, छोटे डिस्टेंस के लिए, है ना, तो ये शॉर्ट रेंज करंट है, शॉर्ट रेंज। पर एसी को जो हमारे घरों में आती है ना, वो एसी वोल्टेज है, कितनी लंबी लंबी वायर्स में से आती, तो एसी होती है लॉन्ग डिस्टेंस करंट, लॉन्ग रेंज होती है मतलब। दूसरा क्या है कि डीसी है ना, ये तुम्हें याद रखना है पॉइंट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करती है। मैंने वायर बनाया ना, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करती है, मतलब पूरे एरिया से गुजरेगा डीसी करंट। पर अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये सिर्फ सरफेस से फ्लो करता है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को टच नहीं करता, सिर्फ सरफेस से फ्लो करता है। तो इसको हम लिखेंगे फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एसी फ्लोज थ्रू सरफेस, फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन और ये फ्लोज थ्रू सरफेस, थ्रू सरफेस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, ये 1/T। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का 2π/T, इसी को अपन 2πf भी लिखते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। और हमने करंट पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट था, क्या था? इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर, हाँ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। इसकी इक्वेशन हमने लिखी थी I = I0 sin ωt, ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। और इसमें ये फाई क्या है? फाई है फेस, हाँ, फेस डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फेस, डेल्टा फाई होता है फेस डिफरेंस। I0 क्या है? पीक करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो I0 है पीक करंट। और ये आरएमएस? नहीं, एवरेज, आई एवरेज। तो इधर तो आपने फाई का ही लिखवाया ही नहीं है फॉर्मूले में। इसको लिख लेना, चलो, ये है ना पूरा फाई ही है। अगर इधर मैं +5 लिखती तो ये पूरा फाई हो जाता, ऐसे लिख लेना तुम। देखो ये ωt है ना, इसके नीचे से मेंशन कर देना कि ये फाई है, यहाँ पे फाई = ωt है। क्या आरएमएस क्या था? आरएमएस रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर, तो उल्टा चलना है, स्क्वायर आई का स्क्वायर करा, मीन मतलब क्या बताया था? एवरेज, डब्बा dt/dt का इंटीग्रेशन, अगर याद हो तो। भूल चुके हैं हम थोड़ा सा, मैंने ऐसे बताया था, अगर मुझे किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो उसको dt से मल्टीप्लाई करेंगे, dt से डिवाइड करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर मैंने यहाँ फोर्स रखा तो फोर्स का एवरेज वैल्यू आ जाता है, अगर मैं इधर करंट रखूंगी तो करंट का एवरेज वैल्यू आ जाएगा। तो ये था रूट, सॉरी स्क्वायर किया मीन यानी कि एवरेज, यानी कि dt/dt का इंटीग्रेशन, नहीं काटना है, और रूट ये लगा दिया रूट, ये हुआ IRMS। अरे दीदी वो फॉर्मूला कहाँ गया फिर? और इसका पूरा हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो IRMS = I0/√2 आएगा। इसी को हम 71% ऑफ I0 लिख सकते हैं, इसको 0.707 I0 लिख सकते हैं, ठीक है, ये IRMS। अच्छा, जैसे IRMS लिखा था वैसे VRMS भी लिख सकते हैं ना, 0.707 V0 VRMS हो। एवरेज वैल्यू हम देख लेते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन फुल साइकिल तो 0 हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल 2I0/π। इसी को अगर अपन फर्दर पुट करें ना वैल्यू 2/π की भी, तो क्या आ जाएगा? 0.637 I0 आ जाएगा। इसी को अपन I = 63.7% I0 भी लिख सकते हैं।
अच्छा पहले मैं ना LCR करा दूं क्या? स्टार्ट। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, इसका फुल फॉर्म कैपेसिटर, वही LCR। एक यहाँ होगा इंडक्टर, एक होगा कैपेसिटर, एक होगा रेजिस्टर। तुम उल्टा सीधा भी लगा सकते हो, तुम पहले इंडक्टर लगा सकते हो फिर कैपेसिटर लगा सकते हो। हाँ इंडक्टर को LC तो बोलते हैं। ये इसको मैंने एक बैटरी से लगा दिया, ठीक है, ये LCR सर्किट बन गया। अब देखो, अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर निकालना है तो उसको VR लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है तो VL, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है तो VC। VR को हम लिख सकते हैं IR, और VL को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू XL। XL क्या था? इंडक्टिव रिएक्टिव इंडक्टेंस है ना, या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक ही बात है। और VC को हम लिख सकते हैं IXC, ठीक है। इसका एक फेजर डायग्राम भी मैंने बताया था। हाँ, XL की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा L, और XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। इसका एक फेजर डायग्राम भी बनवाया था अगर तुमको याद हो तो। अब ये क्योंकि सीरीज में है तो करंट I हो गया, और यहाँ पर मैंने लिया है वोल्टेज V। अच्छा, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस की वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होता है 0, याद रखना है, ठीक है। फेज डिफरेंस फॉर रेजिस्टेंस इज 0, यानी कि जहां करंट बह रहा है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस की भी वोल्टेज होगी, यानी कि VR और I की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। अब मुझे देखना है इंडक्टर का और रेजिस्टर का, सॉरी इंडक्टर का और कैपेसिटर का। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई थी, सिविल से देखना है हमको कि इन कैपेसिटर करंट लीड वोल्टेज एंड इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट, ठीक है। तो यहां ऊपर मैं क्या बनाऊंगी? VL बनाऊंगी। क्यों? इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट, मतलब वोल्टेज आगे है करंट से, ठीक है। और कैपेसिटर के लिए करंट लीड्स वोल्टेज, इसमें VC नीचे बनाया है, तो करंट आगे है वोल्टेज से। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इनका फेज डिफरेंस 90 होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के लिए 90 होता है, इसलिए मैंने 90 पे बनाया। इसका हमें वेक्टर सम निकालना है, तीनों वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों का वेक्टर निकालेंगे ना, तो जो भी ज्यादा होगा, अगर XL ज्यादा है तो इसकी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा नेट रिजल्टेंट, और अगर ये C ज्यादा होगा तो इसकी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं मान रही हूँ कि VL ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ज्यादा मानो किसी को भी कम मानो। इस डायरेक्शन में मैंने माना इन दोनों का नेट आया है, तो इन दोनों का नेट होगा VL ज्यादा वाला माइनस VC कम वाला, यही होगा, ठीक है। और इन दोनों का हम नेट निकालेंगे तो कुछ यहाँ बीच में आएगा, फेस फाई पे, मतलब कुछ एंगल फाई पे आएगा, ठीक है। इन दोनों का नेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हाँ, हमने क्या कर दिया था, इन दोनों का नेट ये आ गया था, है ना। अब इन दोनों का नेट निकालना है हमको, तो कुछ यहाँ आएगा रिजल्टेंट, जिसको मैं Z नाम दे रही हूँ, नेट इम्पीडेंस, इम्पीडेंस है ना। तो नेट कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों का नेट निकालना है, तो Z इक्वल्स टू √R² प्लस √XL माइनस XC²। सुन ही नहीं रहे हो? √R² मतलब VR² प्लस अंडर रूट में ही है पूरा, VL माइनस VC², VL माइनस VC², ऐसे निकालते थे। और क्योंकि ये वोल्टेज है ना, तो इसको भी IZ लिख रही हूं मैं, है ना। V इज इक्वल्स टू IR होता है, यहाँ पर नेट इम्पीडेंस इनटू करंट करेंगे तभी तो V बनेगा ना। VR लिख देती हूँ, चलो इसको रिजल्टेंट, R मतलब रिजल्टेंट है, चलो V लिख देते हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। V को मैं लिख रही हूँ IZ, रिजल्टेंट है, इक्वल्स टू √VR² प्लस इसको भी पुट कर देते हैं, VR को मैं IR लिख देती हूँ, VL को मैं लिख देती हूँ I इंटू XL माइनस I इंटू XC। क्या? हाँ, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इन सब में से I कॉमन निकाल लेते हैं, I इज इक्वल्स टू √I², तो अंदर बच गया R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो I² से कट के I बाहर आ जाएगा, IZ I √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस I से I काट दो, Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये आगे करें। अब रेजोनेंट कंडीशन बताई थी ना, याद है? रेजोनेंट कंडीशन, रेजोनेंट
कंडीशन, ध्यान से समझ लो, इसमें से आता है क्वेश्चन। रेजोनेंट कंडीशन मतलब क्या होता है? मिनिमम इंपीडेंस एंड मैक्सिमम करंट सिचुएशन। इंपीडेंस क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, और करंट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अब कैसे होगा? Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC²। अच्छा, मुझे ये चाहिए मिनिमम चाहिए, इसका मतलब ये दोनों आपस में माइनस करके 0 हो जाएंगे, तभी तो मिनिमम होगा, है ना? Z मिनिमम होगा, तो Z इज इक्वल्स टू √R², यानी कि R हो जाता है, तो Z इक्वल्स टू R हो जाता है। मतलब ये नॉर्मल रेजिस्टर वाले सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। और कंडीशन में मैंने क्या बोला? XL इक्वल्स टू XC हो जाना चाहिए। XL इज इक्वल्स टू XC होता है, इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे ओमेगा L पुट करके, और इसको 1/ωc करके कर ही देती हूँ क्योंकि आया हुआ है। तो x ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ωc, ओमेगा ओमेगा ऊपर इज इक्वल्स टू 1/L को नीचे LC, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, और अगर 2 पाई f लिख दो ओमेगा को तो 1/√LC, तो f आ गया 1/2 पाई √LC। ये दो फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर कंज्यूम्ड, हाँ क्या था? पावर इज इक्वल्स टू VI होता है ना, तो VRMS IRMS cos phi, ये पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला था। अगर मैं इसको पीक वोल्टेज की टर्म्स में लिखूं तो इसको V0/√2 लिखेंगे, इसको I0/√2 लिखेंगे, और √2 मिलके 2 बना देगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ V0 I0/2 cos phi, ठीक है। और एक है ना tan phi का भी आ जाता है। जैसे हमने अभी ये सर्किट बनाया था, यहाँ phi बनाया था, यहाँ पर मैंने VR लिखा था, यहाँ पर मैंने VL माइनस VC लिखा था। अगर मुझे tan phi निकालना है तो कैसे निकालूं? देखो, tan phi निकालना है तो tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस वेक्टर को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, VL माइनस VC। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? इसके सामने वाली साइड VL माइनस VC, और बेस हो गया VR। तो इसको VL माइनस VC अपॉन VR लिख देते हैं। और क्योंकि ये सारे वोल्टेजेस हैं तो I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R, सब में से I काट देंगे हम, तो XL माइनस XC अपॉन R, ये tan phi है, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो चोक कॉइल ऐसा दिखता है, एक सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर हमने इंडक्टर लपेट दिया, ठीक है। इंडक्टर है बेसिकली, ठीक है, इंडक्टर। तो चोक कॉइल का काम क्या होता है? एसी करंट को डिक्रीज करना, डिक्रीजेस एसी करंट। अब क्वेश्चन आता है, दीदी एसी करंट को डिक्रीज ही करना है तो वो काम तो रेजिस्टर भी कर सकता है, करंट को रेजिस्ट करेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। पर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम ये होती है कि रेजिस्टेंस में पावर लॉस मैक्सिमम होता है। क्यों पावर लॉस मैक्सिमम होता है? P इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos phi से देखो, रेजिस्टेंस के लिए मैंने phi की वैल्यू 0 डिग्री बताई थी, और cos 0 डिग्री 1, यानी कि पावर मैक्सिमम VRMS इंटू IRMS। पर अगर मैंने इंडक्टर यूज कर लिया, इंडक्टर के लिए phi की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, और cos 90 0, यानी कि पावर लॉस 0। इसलिए हम इंडक्टर यानी कि चोक कॉइल का यूज करते हैं टू डिक्रीज एसी करंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका रीजन आ चुका है ये प्रीवियस ईयर में। इसका रीजन हम ऐसे लिख देंगे कि रेजिस्टर leads to more power loss as phi equals to 0 degree, so P is equals to VRMS IRMS, so power loss is maximum, but for inductor phi equals to 90 degree, therefore P equals to 0, so no power loss, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि इंडक्टर के लिए phi 90 होता है, पर कैपेसिटर के लिए भी तो 90 होता है, तो मतलब कैपेसिटर में भी पावर लॉस 0 होगा। तो इन दोनों के ही करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉट किसकी यूनिट है? पावर की, और दोनों के लिए पावर 0 है, तो वॉटलेस करंट, द करंट which is flown in
प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज वॉटलेस करंट। अभी लिखवा देती हूँ, इसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन। प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट है ना, करंट फ्लोइंग इन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट is called वॉटलेस करंट। ठीक है। एक टर्म आता है पावर फैक्टर, जो cos फाई लिख रहे थे हम पावर के फॉर्मूला में, उसको पावर फैक्टर बोलते हैं। cos फाई इक्वल्स टू R बाय Z पावर फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज को एल्टर करना। एल्टर्स आउटपुट वोल्टेज को कैसे एल्टर करता है? स्टेप अप करके, या तो आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करके, या फिर स्टेप डाउन करके, आउटपुट वोल्टेज को डिक्रीज करके। ठीक है। इसका हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, पहले तो मैं तुमको पहले मैं कंस्ट्रक्शन बता दूं। एक लेमिनेटेड कोर है, प्राइमरी वाइंडिंग की है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग की है। प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट वाइंडिंग होती है, यहाँ से करंट आ रहा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट वाइंडिंग होती है ना। एक रिलेशन हमने पढ़ा था, voltage in secondary coil upon voltage in primary coil equals to number of turns in secondary upon number of turns in primary equals to current in primary upon current in secondary। ठीक है। तो voltage is directly proportional to number of turns and inversely proportional to current। हाँ, और हमने देखा था स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप कब होता है? जब सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग ज़्यादा होती है प्राइमरी से। स्टेप अप वन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। और स्टेप डाउन जब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। और ट्रांसफॉर्मर को हम डीसी करंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एसी करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि एसी करंट में ही तो फ्लक्स चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा, है ना। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। लिख लो फटाफट, बाद में सवाल लेंगे अपन। अच्छा, 3 तरह के लॉसेस हैं, इंपॉर्टेंट 3 तरह के लॉसेस हैं। पहला है आयरन लॉसेस। जो आयरन कोर हमने लिया है ना, वो बार बार मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज होता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन है, टेम्परेरी मैग्नेट है, बार बार मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। तो एक टर्म आता है एडी करंट, कि उस कोर में एडी करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है। तुम्हारे सिलेबस में से नहीं है तो सिर्फ नाम ध्यान रख लेना। एडी करंट प्रोड्यूस होता है उसमें, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। ठीक है। एक रीजन ये हो गया आयरन लॉसेस। दूसरा रीजन है कॉपर लॉसेस। जो वायर्स होती है ना, उन वायर्स में रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट लॉस होता है। ठीक है। तो कॉपर लॉसेस हो गई। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम पतली वायर्स बनाएंगे तो कम लॉस होगा, कम रेजिस्टेंस मिलेगा। तीसरा लॉस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। अगर मैंने कॉइल्स को दूर रखा है तो काफी सारा फ्लक्स मेरा लीक हो जाएगा, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर वाउंड करना है। ठीक है। ये 3 मेन लॉसेस है। फर्स्ट हो गया आयरन लॉसेस, ये साथ साथ लिखो, समझा तो मैंने दिया। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन of iron core, eddy current is produced, which increases heat loss. This can be reduced by using laminated core
बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। सेकेंड हो गया कॉपर लॉसेस, loss of power due to the current flowing in wires can be reduced by using thin wires of copper। थर्ड हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, when magnetic field lines, MFL मतलब magnetic field lines, when magnetic field lines do not cross completely to secondary coil can be reduced by wounding coils over each other।